कल की क्लास में क्या क्या हेडिंग पर विचार किया था? मीनिंग ऑफ स्टेट बताया था, बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टेट बताया, मोनार्ची पढ़ाया, बिटवीन रिलेशनशिप, स्किल एंड एजुकेशन के बारे में बताया था। आज हमारे रहेंगे, हमने कल की हेडिंग में पढ़े थे स्टेट एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन, यानी राज्य शिक्षा के संबंधी कार्य, जिसमें हमने 6 पर विचार किए थे। 6 कार्य आगे उनके 12 कार्य थे, इसमें हमने 6 पर कल विचार किए थे। आगे भी हम हेडिंग को अगर डालेंगे, पहले में यहाँ हेडिंग मेंशन करेंगे, स्टेट एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। तो इनका हमने पहले 6 पे बात की। आज हम आगे की देखेंगे। तो एक आती है आपकी टू एनकरेज guardians to send their work to school. Next time encouragement to education research. To education research. रिसर्च का मतलब तो जानते ही हैं। नेक्स्ट टाइम प्रोविजन the home and school closer. Citizen से friendly. And last है ये आपकी provision of adult education. पहले इन चीजों को समझें। पहले अगर हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा जाए तो हमने जो 6 पॉइंट बताए थे नाविका, इसमें जो हमने भी तो 7, 8, 9, 10 रखे। मैंने इससे पहले क्या और पॉइंट पर विचार किया था? जैसे आपका आया था प्रोविजन ऑफ स्कूल, यानी विद्यालयों की स्थापना। इसमें क्या करना था?
कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, इनको अगर हम स्थापना करेंगे तो इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, बताइए। हम प्रोवाइड कराते हैं डेवलपमेंट होगा, राज्य का, इससे राज्य का विकास होगा कि बस लोगों का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, क्योंकि लोग जब जागरूक है तभी वो राज्य को बनाते हैं। ठीक है, राज्य कैसे बनता है, मैंने क्या कैसे बताया था कि राज्य क्या होता है, राज्य कैसे बनता है, एक क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित क्षेत्रफल होता है और लोगों का जो ग्रुप होता है, समुदाय मिलकर एक स्टेट बनाते हैं। ये बताया था कल, बिना समुदाय के स्टेट होगा। उसमें जैसे एक ग्रुप है, उन्होंने पहले एक सोशल बनाया, ठीक है, एक ग्रुप बनाया, फिर वो ग्रुप कई समुदायों में डिवाइडेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर कस्बा हुआ, आपका टाउनशिप हुआ, विलेजेस हुए। एक विलेज के अंदर टाउन आता है, यानी टाउन से ऊपर क्या जाएगा हमारा ये सबसे छोटा क्या होता है, टाउन होता है ना, इससे ऊपर क्या जाएगा, विलेज, इससे ऊपर सिटी, नॉट स्टेट, इससे ऊपर जाएगी स्टेट, एंड इससे ऊपर नेशन, एंड इससे ऊपर हमारा पूरा आ जाएगा इंडिया। तो एक टाउन में सदस्यों की संख्या जो भी हो, ठीक है, विलेजेस हो गए, फिर उसका सिटी आती है, एक सिटी से मिलकर हमारा स्टेट बनता है, ठीक है, और ये स्टेट से मिलकर हमारा एक राष्ट्र बन गया, राष्ट्र हमारा पूरे हमारा भारत है। तो यही हमारा क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। तो इनमें ये अकेले होंगे, मान लो हमने किसी गाँव का नाम दे दिया तो क्या हमारा विलेज बन गया, किसी टाउन का हमने नाम दे दिया तो क्या हमारा टाउन हो गया। इनमें क्या रहते हैं, पीपल्स तो रहेंगे, सिटीजन तो रहेंगे। एक टाउन में मान लो 50 लोग रहते हैं, छोटा कस्बा है, बहुत ही शॉर्ट। यहाँ पे विलेज की बात करें तो यहाँ पे 500 लोगों का हो गया, और से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सिटी में हमारे 1000 से ऊपर भी पीपल्स होते हैं, ठीक है, और स्टेट में हमारे ज़्यादा लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और जब हम जब स्टेट के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट में हमारा जब पूरी जनगणना होती है तो उसमें लाखों या करोड़ों की संख्या में काउंट होती है। तो अगर अभी हम कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, क्या पॉपुलेशन है, बताओ। 2011 में क्या थी, 121 थी हमारी 2011 में, और अब हमारी 140। करंट डेटा याद रखा करो। आगे हम चले तो इनकरेज गार्डियन टू सेंड देयर बच्चों टू स्कूल। इनका मतलब ये है कि हमारे देश के अधिकांश अभिभावक अशिक्षित और निर्धन है, ठीक है, जाहिर सी बात है, मोस्टली हर कोई को रिच नहीं है, ज़्यादातर मिडिल फैमिली ही बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर नहीं है, और 30% मतलब 70% अगर कृषि पर, तो ज़्यादातर लोग कृषि वाले हैं, तो वहाँ पर रहेंगे विलेज में उनका रहना होता है। बाकी जो 30% है वो सिटी में होंगे। तो जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वो निर्धन है, उनको शिक्षा पर ज़्यादा उनका विचार नहीं है, कॉन्सेंट्रेट या जो भी ध्यान नहीं रहता। उनको समझ सकते हैं कि हम कोई खेती करेंगे, हमारे आगे वाली पीढ़ी भी खेती करेगी, उसको भी हम खेती करना सिखाएंगे, उनका यही है। अब वो शिक्षित ही नहीं है क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके, मेंटलिटी इतनी नहीं है अपने को। तो हमें क्या करना होगा, इस स्थिति को सुधार करने के लिए बालकों को शिक्षा के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना होगा। अगर हम गार्जियन को प्रेरित करेंगे कि बच्चों को शिक्षित करें, अभिभावक तो वही होते हैं ना गार्जियन, तो हम जब गार्जियंस को प्रेरित करेंगे कि बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को शिक्षित करके ये होगा, समाज का विकास होगा, आपके गाँव का विकास होगा। एक दूसरे से अपने विचारों को आदान प्रदान करने में उनको प्रेरित करना है कि अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो अपने विचारों को वो अच्छी तरह से दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता है, वो अपनी अलग ही भाषा में करेगा, उसका टोन अलग होगा बात करने का। वो उसको यही नहीं पता है कि हमारी अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे सामने वाले को बात को बताना होता है। तो हमें इस हिसाब से ये हमें उनका काम यही होता है, स्टेट ऑफ एजुकेशन, इनका एक काम ये भी है कि हमें अपने अभिभावकों को प्रेरित करना है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पढ़ाना।
बैरोड, तो उनका काम क्या है, पढ़ लिखने से कुछ नहीं होता, हम हाई जोड़ देंगे तो कुछ भी होगा, मतलब हम काम करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर हम दोबारा को सोचना यही रहेगा तो क्या हमारा फिर विकास होगा, नहीं होगा। तो उनको मैं पहले प्रेरित करना है, उनको बताना है कि पढ़ते समय जल्दी बर्बादी नहीं होती है। मोस्टली पेरेंट्स होते हैं फालतू में टाइम स्पेंड कर रहे हो, काम करने पर ध्यान दो, यही तो लोगों का कहना है आज के। तो उनको भी समझाना है, शिक्षा का महत्व समझाना है। आगे हम समझ में स्लाइड का नेक्स्ट आएगा हमारा इंटरनेशनल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, यानी शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। आजकल आधुनिक युग में विज्ञान का युग है, सब जानते हैं आजकल साइंस की दुनिया है, बिना साइंस के कुछ है। अगर हमने बंदा बनाया है तो ये क्या मनुष्य ने ऐसे बना दिया, साइंस से ही हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रही है। आजकल हम तकनीकी क्षेत्र में कितने आए, तो ये सब किससे है, साइंस से होता है। तो आधुनिक युग किसका है, विज्ञान का युग है। विज्ञान की सहायता से ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, लोगों को पुराने आदर्श को छुड़वाकर नए आदर्शों को डेवलपमेंट करना होगा। उनको बताना है कि रिसर्च हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम रिसर्च से क्या नहीं कर सकते। अगर हम बच्चों को अनुशासन से जोड़ेंगे, उनको बताएंगे रिसर्च की टेक्निक के बारे में, तो इससे क्या होगा, बच्चे और ज़्यादा बौद्धिक विकास कर सकते हैं। तो उन्हें शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बताना है, ठीक है। शिक्षा से जुड़े अनुसंधान कैसे होंगे, उनकी मानसिकता बदलनी होगी, पुरानी और आर्थिक राजनीतिक जो परिवर्तन है उनको उनसे कहना होगा कि नए जमाने के साथ चलना है। अब हमें पुरानी चीज़ों को छोड़ के करके हमें नई चीज़ों में स्टेटमेंट लानी होगी अपनी, उनको ये समझाना होगा। नेक्स्ट आएगा आपका प्रोविजन ऑफ मिलिट्री एजुकेशन, यानी हमें अब हमने इन्हें क्या कहा, शिक्षा संस्था में सैनिक शिक्षा को व्यवस्था करनी। अब आपने देखा होगा सैनिक स्कूल खोलने लगे, लेकिन अगर हम नई शिक्षा नीति जो नहीं आई उससे पहले सैनिक स्कूल नहीं हुई। अब आपने देखा होगा सैनिक स्कूल हो गए, आर्मी स्कूल हो गए, हर जगह प्रोवाइड हो रहा है, बच्चों को एडमिशन होता है, इनका एंट्रेंस होता है, उनको बताया जाता है कि सैनिक स्कूल में आपको डिफेंस की तैयारी कराई जाती है। डिफेंस से क्या होता है, बच्चे को उनके अंदर एक आत्मबल की बात करना चाहिए, डिफेंस बनते हैं और वो अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे सैनिक बनेंगे, तो हमारे भारत का विकास होगा, हमारे भारत के पास एक अच्छी मिलिट्री भी मेंटली प्रिपेयर है। और खासकर लड़कियों को अब ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि गर्ल्स को बताया जा रहा है कि आप सेल्फ डिफेंस बनो, उनको इसलिए सैनिक स्कूल भी प्रोवाइड करें, इनकी व्यवस्था करना है। अगर ये ज़्यादा हो गए तो बच्चे और अच्छे से अपना अपने अंदर की जो उनके अंदर की जो एबिलिटी है वो जागरूक कर सकते हैं। जब बच्चे को एक बच्चा होता है उसको हमें ही बताना होता है, उसको एक शिक्षक नहीं बता सकता कि तुम क्या कर सकते हो, उसको पहले हमें मोटिवेशन करना होगा। मोटिवेशन अगर नहीं है वो, तो वो अपने अंदर की एबिलिटी को नहीं पहचाना, मेन होता है उसका मोटिवेट होना। इतना आगे समझ में, तो हमें सैनिक विद्यालय गाँव में भी ओपनली करने चाहिए, इनका एक एम ये भी था। नेक्स्ट आता है हमारा परिवार तथा विद्यालयों को समेट करना, टू ब्रिंग होम एंड स्कूल क्लोजर। परिवार विद्यालयों को समेट लाने का मतलब क्या है, हम क्यों परिवार और विद्यालयों को समेट लाए, उनको क्लोजर क्यों करते हैं, क्या जरूरत है, बनाए रखने को दूर है हमसे, हमें तो बच्चे से मतलब है, हम क्यों परिवार को जोड़ रहे हैं। और ये बता उसको नॉट रीड करके नामिका खुद की मेंटली जवाब बुक का यूज मत करो, बताओ। हम पीडीएफ क्यों रखें, चलो हम पीडीएफ पे बात, मैंने कल भी पीडीएफ पे बात की थी, मैं आज भी पीडीएफ पे बात कर रही हूँ। हमारा पीडीएफ रखने का मतलब क्या होता है, आजकल देखा होगा स्कूल में पीडीएफ रखे जाते हैं, वाई या बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए हम पीडीएफ रखते हैं। बच्चों की जो दोस्त है या उसकी जो अरुचि है उसकी कमी को दूर करने के लिए हम पीडीएफ का भी सपोर्ट है। तो यही बात यहाँ पर भी आती है कि ब्रिंग द होम एंड सोशल क्लोजर, हमें इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम उनकी आवश्यकताएं, रुचियाँ, इच्छाओं को समझ सकें कि बच्चा क्या चाहता है। मन टू विद्या हमारे बच्चे के ऊपर ही रहते हैं, मैं सारा हमारा स्कूल तो बच्चे के विकास के ऊपर ही रहते हैं कि बच्चों को कैसे रुचि डाली, एक बच्चा ही आगे के समाज का विकास कर सकता है। तो उनकी सारी आवश्यकताओं को समझने के लिए हमें उनकी ये तरीका उनको समेट लाने की आवश्यकता होती है। अगर हम पेरेंट्स से उनकी बातें समझेंगे, बालकों के ज्ञान की जो बाधा आ रही है, बच्चा क्यों अरुचि रहा है, उसको सब्जेक्ट में क्या परेशानी है, उसको
एक आपका डीएलएड हो गया, एक आपका बीएलएड हो गया, एक आपका बीपीएड हो गया। ये सारे हमारे किस रिलेटेड कोर्सेस हैं, सारे आपके टीचिंग मेथड्स, ठीक है। अब मान लो आपने क्वालिफिकेशन बीए कर ली, बीएससी कर ली या अदर कोर्स भी कर लिए और आप डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाने जाओगे। हमने आपको ट्रेनिंग ही नहीं दी है कि बच्चों को कैसे पढ़ो, आप अपने हिसाब से पढ़ोगे। आप सोचोगे हम तो ग्रेजुएशन करा तो पढ़ाई लेंगे क्या, वही हमने पढ़ा है उसको यही पढ़ाना है, बेटा इतिहास हमने पढ़ा देंगे, लेकिन इसके मेथड आपको नहीं पता है तो आप कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हो, उस पर इंटरेस्ट कैसे लाओगे। बच्चा वो एक दिन चलो फर्स्ट डे मान लो आपसे पढ़ लेगा, सेकेंड डे, लेकिन अगले दिन वो पूरी करेगा क्लास, अरे ये सब सही नहीं पढ़ा रहे। तो क्रिएटिवनेस नहीं रहती है टीचर्स के अंदर, तो इन कोर्स के द्वारा ही हम इनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको सिखाते हैं कि बच्चों में कैसे रुचि जागृत करनी है, बच्चों को क्लास में कैसे उनके स्किल्स के बारे में बताना है, उनके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, क्या कर सकता है, उनको डेवलपमेंट करना है। टीचर्स को ये सिखाया जाता है कि हमें अपने एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है। बच्चों को अगर बच्चा बोर हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी द्वारा उसको मतलब उसको एक्टिव करेंगे कि बच्चे इस तरीके से एक्टिव हो सके। तो उनको कई तरीके की एक्टिविटी कराई जाती है, कई तरीके के अलग अलग कार्यक्रम कराए जाते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। तो इन सबका प्रशिक्षण पहले हमें किनको देना होता है, टीचर्स को। टीचर अगर प्रिपेयर नहीं है तो बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। वो कभी कभी कहीं देखा होगा टीचर बच्चों को जबरदस्ती कर दे देते हैं, नहीं तुम करके लाओ, उसको मारपीट करेंगे। हमें बच्चों को मारपीट नहीं करनी है, उनको स्नेह से एक्टिविटी के द्वारा उसको समझाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ हमें प्रशिक्षण देती है। जैसे आर्थिक में अगर बात करें तो आज के देश में आर्थिक एक प्रशिक्षण बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारा जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम पढ़ाई करते हैं वो हम किसके लिए करते हैं। एक तो हमारा मेंटली प्रिपेयर है, दूसरा होता है धन कमाना और अपने आर्थिक परेशानियों को दूर करना, क्योंकि बिना धन के तो जीवन यापन नहीं कर सकते। तो एक आर्थिक प्रशिक्षण ये देता है कि जो हमारा नागरिक है वो एक सुखी जीवन जिए, ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं। तो इसके लिए हमें आर्थिक सृष्टि की मतलब आर्थिक की बात होती है, मेन आता है हमारा आर्थिक। तो इनकी क्षमताओं को दूर करने के लिए हम आर्थिक प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें विज्ञान, कृषि, उद्योग, तकनीकी का समावेश होता है। उनको बताते हैं कि आप कृषि से क्या कर सकते हैं, उनको हम बताएंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं और तकनीकी के क्षेत्र में बता देंगे, जिससे जो शिक्षा संस्थाएं हैं, जो भी हमारे एजुकेशन सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, उनमें लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने कई स्कीम निकाली है। पहले तो लोग रोजगार करते थे, अब प्रधानमंत्री ने जो PMKY स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें उन्होंने कई सेक्टर रखे हैं बच्चों को बताने के लिए कि आप इस सेक्टर से आप ये अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए सेक्टर होगा, अलग अलग। तो उन्होंने क्यों कराया, अब जॉब इतनी नहीं है तो बच्चे खुद का व्यवसाय तो करें, उनके अंदर की जो स्किल है वो ऐसे निकलेगी। जब बच्चे ये सब प्रशिक्षण ले लेंगे तो वो खुद का व्यवसाय करके पूंजी इकट्ठी कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपका सोशल ट्रेनिंग। सोशल ट्रेनिंग में क्या होता है, एक सामाजिक प्राणी, ये सब जानते हैं मनुष्य कैसा है, सोशल प्राणी, ठीक है। उसे समाज में रहने के लिए योग बनाना सामाजिक प्रशिक्षण होगा। तो इसके लिए उसको प्रजातंत्रीय देश को समाज और उसके विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक स्तर निश्चित करना होगा। बालकों को संपर्क आने के अवसर दिए जाएं, वे समाज में रहकर अगर आप बच्चों को समाज सेवा नहीं सिखाएंगे तो वो उसे अपने समाज में लगा भी नहीं होगा। उसको हमें ये भी तो दिखाना है कि समाज भी हमारा एक है, समाज से अलग नहीं रह सकते, हम समाज के अकॉर्डिंग जाके काम नहीं कर सकते। तो हमें समाज की सेवा के बारे में उसको बताना होता है कि समाज क्या है, समाज एक दूसरे की मदद करनी होती है, कोई व्यक्ति परेशान है तो उसको बताना है कि ये भी हमारे समाज का व्यक्ति है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये लोगों को सिखाना होता है, बच्चों को ट्रेन करना होता है, सामाजिक प्रशिक्षण देना होता है। अगर वो समाज में मदद करना सीख जाएगा तो एक अच्छे समाज की भी निर्माण होगा, ठीक है। संस्कृति में आप जानते हैं, संस्कृति में हमारे क्या क्या है, यहाँ संगीत है, नृत्य, कल्चर से रिलेटेड होते हैं, नाटक हुए, लोक नृत्य कराए, इन सबको बच्चों को बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति राजनीतिक में हमारी क्या होता है, राज्य से रिलेटेड जो हमारी पॉलिटिकल चलती है, पॉलिटिकल हमारी यानी स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब की सरकार के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देना। और कौन शिक्षा हमारी क्या अब आती है, हमारी एडल्ट। एडल्ट में क्या आ जाएगा हमारा कौन शिक्षा क्या होता है, एडल्ट एजुकेशन। हम ये सब कर सकते हैं, हमें इसका अधिकार है। प्रौढ़
शिक्षा अभियान चलाए जाते हैं। देखा होगा आपने, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये हमारे किसमें आएंगे? तो वही तो है, कई स्कीम निकालना, बच्चों को घर घर जाकर उन्हें बताना, बच्चों को स्कूल भेजना, पेरेंट्स को समझाना कि बच्चों के स्कूल निःशुल्क है, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, किताबें भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये सब हमारे प्रौढ़ शिक्षा के अंदर अभियान चलाए जाते हैं। एक अभियान चलाते हैं, कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, संगीत झांकियाँ निकाली जाती हैं, ठीक है, और व्यवहारिक जीवन में आर्थिक सामाजिक जो उनको लाभ मिल सकते हैं उनको समझाना होता है। प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता के बिना ना देश का विकास होगा, ना ही राजनीतिक विकास होगा। तो इन सब के लिए हमारी प्रौढ़ शिक्षा जरूरी होती है। यानी अब सरकार ने पहले क्या किया था, प्राइमरी ही क्लास के लिए बोला था कि 5 तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन अब एनईपी ने चेंजेस करके क्या कर दिया है, 8 तक की क्लास को निःशुल्क शिक्षा में रख दिया। यानी अब 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसके बाद तो वो 9th में आए। तो ये इम्पोर्टेंट है। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या बचे हैं आपके, नेक्स्ट आती है इंडियन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, भारतीय प्रजातंत्र और शिक्षा। अगर हम बात करते हैं भारतीय प्रजातंत्र और शिक्षा, ये दोनों क्या है? प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है? ऐसा शासन जिसमें जनता के हित के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन। जनता ही तो चुनाव सिलेक्ट करती है। यहाँ निरंकुश सही शासन थोड़ी ना है हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है, यानी जनता अपना खुद का सरकार चुनती है खुद के हित के लिए। तो ये जनता का शासन ही तो है यहाँ पर। भले ही सरकार चलाता कोई और, पर सिलेक्ट कौन करती है? जनता ही करती है ना। तो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में लोकतांत्रिक यानी लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ऐसे निर्माण का संकल्प हुआ था। तो भारतीय संविधान में क्या होगा, भारत हमारा संविधान कैसा है, एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है, और हमारा राज्य भी ऐसे ही है, जिसमें लोगों को बताते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सामाजिक आर्थिक समानता, हमें सबकी समानता की बात करते हैं। हम इसमें ये तो नहीं करते कि ऊंच नीच की बात करते हैं। सभी लोग सभी धर्म के समान हैं, कोई सभी धर्मों को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम उसको ये नहीं कहते कि आप इस धर्म के लिए हमारे इंडिया में नहीं रह सकते। हमारे भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं और उनका सब धर्म समान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ है, लोकतंत्र ही तो कहलाएगा, डेमोक्रेसी राज्य कहलाता है, ठीक है। और शिक्षा इसलिए जरूरी है। अब डेमोक्रेसी राज्य के लिए शिक्षा का इम्पोर्टेंट होना क्यों जरूरी है? शिक्षा नहीं होगी तो जो भारत के विकास जो नागरिक है वो ढंग से सरकार को चलाने में असमर्थ होंगे। विचारों को और जो इनकी जो क्या कहते हैं, अगर देखा जाए कोई भी हमें नीति चलानी हो या नियम चलाने हो, उनको सुलझाने में या उनको विचार करने में उनके अंदर उनकी वो मेंटलिटी नहीं है, डिसीजन लेने में असमर्थ होगी, ठीक है। फिर आता है आपका शिक्षा का अधिकरण धार्मिक संस्था यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स एज एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इसमें उन्होंने बताया है कि शिक्षा को धार्मिक चीजों से भी उन्होंने बताया, जो कि धार्मिक संस्थानों में रुचि लेना प्रारंभ करते। प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी? पहले प्राचीन काल में क्या होता था, एक गुरुकुल होता था, विद्यालय को गुरुकुल बोला जाता था। वहां पर बच्चे कितनी आयु तक, 5 आयु तक या 10 आयु तक की शायद शिक्षा ग्रहण करते, इतनी एज तक उनका शिक्षा ग्रहण करने का, वहीं पर गुरु के पास रहकर शिक्षा ग्रहण क्या करते थे? 12 वर्ष की आयु तक वहीं पर रहकर गुरु के पास, वही उनका जो गुरु कहते थे ऐसे शिक्षा की जिस तरीके की पढ़ाई हुई वैसे तो नहीं, थोड़ा बहुत बाकी गुरु उनको काम भी सिखाते थे, कैसे काम को करना है, वो सब वहाँ पे उन्हें गुरुकुल में सिखाया जाता है। और उसके बाद उन्हें धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा बताया जाता है, धर्म से रिलेटेड ज़्यादा शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब इसको चेंज कर दिया। तो ये बात करें, शिक्षा का वितरण धार्मिक संस्थाओं पर भी होना चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि क्या धर्म क्या है, धर्म में कैसे कैसे लोग आए, लोग किस तरीके के कार्य किए, ठीक है। शैक्षिक कार्य की तो यही हमारा शैक्षिक कार्य हो गया। अब आता है हमारा शिक्षा का वितरण सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्था यानी कल्चर से बात की जाती है, तो इसमें हम अपनी कल्चर की करेंगे, जैसे चित्रकला हुआ, स्थापत्य कला हुआ, उन सब के बारे में हमको बताना, एक संगठन बनाना, बताना कि एक ग्रुप बना, परिणाम को भी इसमें प्रेरित करना होता है। उसके बाद सामाजिक संस्थाएं। अब आते हैं हम राष्ट्रवाद, जो
नेशनल। हम थोड़ा ज़्यादा ही नहीं करेंगे, थोड़ी सी क्लास बनाएंगे, उसके बाद आपका एक स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। चलो ठीक है, क्या होता है राष्ट्रवाद, बताओ कौन? मेरा राष्ट्रवाद चलो नहीं याद करना है। अच्छा, अंग्रेज हमारे शासन में कब आए? अरे थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो अंग्रेजों ने अपने भारत में कब शुरू कर दिया था आना होगा। आने को अंग्रेज अपने टाइम क्या करने थे, मेन उनका था रोजगार करना, बस मतलब व्यापार करना। ठीक है, 1600 में हमारी क्या आई थी, तो हम बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इनका मेन उद्देश्य क्या था, व्यापार करना और चले जाना। धीरे धीरे उनका बढ़ता गया, 18वीं आ गई, 19वीं हो गई और वो बस गए भारत। ठीक है, यहाँ तक तो उनका मेन उद्देश्य था व्यापार करना। लेकिन जब उनके ज़्यादा हमारे भारत पर उनके ज़्यादा मतलब हमें आक्रमण कर सकते या परेशान करना शुरू कर दिया, लोगों को जबरन गुलाम बनाना शुरू कर दिया, तो फिर क्रांति स्टार्ट हो गई। तो लेकिन उस टाइम वहाँ भारत का राष्ट्रवाद था नहीं था ना, उस समय तो भारत राष्ट्रवाद था ही नहीं। राष्ट्रवाद तो तब बनने लगा जब संविधान स्टार्ट हुआ और हमें फ्रीडम मिलना शुरू हुई। तो बात यही होती है, जिस समय अंग्रेज थे उस समय भारत राष्ट्रवाद नहीं था, एक राष्ट्र नहीं था। राष्ट्रवाद आधुनिक युग की चीज है। ब्रिटिश और शासन को प्रभावित करने के लिए भारत में समाज में उत्पन्न विभिन्न आत्मनिष्ठ और वास्तविक कार्यों की प्रतिक्रिया। ये तो इन्हें राष्ट्रवाद का जन्म कैसे होता है, वो ये कहते हैं कि भारत का विस्तार विविधता की वजह से हुआ है। अब उन्होंने भारत में धर्मनिरपेक्षता की बात की है, समानता की बात की है। जो भारत अगर धर्म और समानता की बात करेगा तभी तो वो राष्ट्रवाद कहा जाएगा, और इससे पहले राष्ट्रवाद था ही नहीं। तो इन्होंने क्या है, नव सामाजिक वर्गों का उदय। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब नए नए समाज वर्गों का योग हुआ। जैसे ब्रिटिश के समय देखा जाए तो जमीन के मालिक कौन होते थे, जमींदार। ठीक है, और जिनका एक हिस्सा शहरों में भी होता रहता था। इन जमींदारों पर क्या होता था, जीवन में लेकर काम करने वाले काश्तकार होते थे, और ये गरीब किसान का क्या करते थे, शोषण। क्योंकि गरीब किसान से खेती भी करवाते तो उनकी जमीन को भी रख लिया करते थे। अगर किसान उनका कर्ज नहीं चुका तो उनका गरीब किसानों का शोषण होता था, जो कि एक जमींदार करता था। शोषण किन किन लोगों का होता था, कारखानों में करने वाले मजदूरों का भी होता था। ठीक है, और आधुनिक व्यापारी जो आधुनिक सूबेदार होते थे, शहर में भी रहते थे, वो भी किसानों का शोषण करते थे, मजदूरों के द्वारा उनको काम भी कराते थे। बस यही हुई थी। अब हमारे राष्ट्रवाद का उदय की बात करते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, भारत में राष्ट्रीय भावना को लेकर प्राय यही मानता रहे कि ब्रिटिश शासन की देन है। ठीक है, अंग्रेजों के आगमन के पूर्व एकता की भावना का अभाव था, इसलिए राष्ट्र की भावना उत्पन्न नहीं हो पाई। जहाँ लोगों में एकता आती है वहीं राष्ट्रवाद उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे 1857 की क्रांति शुरू होने लगी, उसके बाद धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना का विकास कम हुआ, और जब जैसे देश आजाद हुआ तो हमारा भारत एक राष्ट्रवाद बन गया। हमारे जो उद्योग धंधे थे तो उनको अंग्रेजों ने क्या करा था, उनका विनाश कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज क्या करते थे, हिंदुओं से जबरन काम कराते थे। हमारी अंग्रेज भले ही व्यापार की दृष्टि से आए, पर उनका मेन मकसद क्या था, पहले उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ व्यापार करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देख लिया कि जो भारत एक राष्ट्र नहीं है, अभी आके लोग एक दूसरे की बातों को विश्वास नहीं करते, इनको
जब 1847 की क्रांति थी, नारी लक्ष्मीबाई की जब तो थी। और कौन कौन सी नीति आई थी? अंग्रेजों ने कौन कौन सी नीति डाली थी? फूट डालो, फूट डालो, शासन करो, एक ही पिता की एक ही संतान अधिकार करेगी, दूसरी संतान को वो एडॉप्ट नहीं कर सकते। चूंकि यहाँ पे जब झांसी की रानी की बात करते हैं तो इनका जब पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो इन्होंने गोद ले लिया था। तो अंग्रेजों ने कहा अगर ये इस तरीके से शासन चलेगा, एक ही बेटी का या गोद लेने की संतान चलेगी तो हम कभी कब्जा ही नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने उस नीति को हटाने के लिए हटा दिया और उन्होंने कहा एक पिता की पुत्र की संतान ही राज्य करेगी, अन्यथा वो गोद लिया बालक को राजा का अधिकार नहीं देगी। ये अंग्रेजों का ही शासन था। तो इस तरीके से उन्होंने उद्योग धंधों का विनाश किया। इंग्लैंड के पूंजीपति थे, उन्होंने भारत में जो कारखाने खोले थे उनको भी उन्होंने अंग्रेजों में विनाश करने की कोशिश की थी। तो अंग्रेजों का काम क्या था? 1860 में अंग्रेज ने भारतीय पूंजीवाद भरकर आयकर लगा दिया। उन्होंने आय पर कर लगा दिया। अगर वो टैक्स लगा देंगे इंडिया पर तो इंडिया तो वैसे ही उसमें क्या था? ओनली कृषि पर ही तो आश्रित था। उसके बाद फिर ऐसा तो नहीं था कि वो माल रॉ मटेरियल लेके इंडस्ट्रीज में लगा दिया। उसके बाद रॉ मटेरियल को उसने कच्चा माल था और उसी पर ही निर्भर करता था, तो उन्होंने उस पर कर लगा दिया, जिससे भारत की स्थिति दयनीय होती चली गई। क्योंकि जानते थे किसान कर चुकाने में असमर्थ हो गए क्योंकि वो पूरा डिपेंड खेती पर था। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब इस तरीके से परेशान होगा तो अब नए समाज की कैसे व्यवस्था होगी? अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में स्वार्थी की पूर्ति के लिए जिस तरह की नीति अपनाई, भारत में नए नए वर्गों के उदय के कारण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हुई और गरीब ग्रामीण भारत में जमींदार, इसकी जमीन पर काम करने वाले काश्तकार, किसान जो जमीन के स्वामी थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, उद्योगपति थे, इनके उद्योग में काम करने वाले मजदूर, आधुनिक पूंजीपति से जगत से जुड़े दुकानदार, बुद्धिजीवी व्यक्तियों का बन गया था। अब उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उद्योग में जो बड़े बड़े काम करने वाले हैं और उनके नीचे जो करने वाले हैं वो सब व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं और एक समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। उनका काम था आर्थिक कमाना, ठीक है, और हमें कर दूर करना। तो ये समान हितों और अपने हितों को समझने के लिए उन्होंने समान हितों की रक्षा के लिए एक ऐसे अखिल भारतीय संगठन बनाया, अखिल भारतीय संगठन की स्थापना की, जिससे एक नए राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उनको समझाया कि आप सब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे के लिए सहायता करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, जिससे हमें अखिल संगठन की स्थापना कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। इसके कौन थे आजाद फौज हिंद गठन का करने वाले? सुभाष चंद्र बोस। ये सैनिक आर्मी थे, एक आर्मी की उन्होंने बहुत बड़ी फौज गठित की थी और इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ क्या करना है, हमें भारत के लिए लड़ाई करनी है, आप सब हमें साथ रहेंगे। एक आजाद हिंद फौज की गठन किया था सैनिक आर्मी की। क्या? हाँ, ये भी उनका गाना था, स्लोगन, गिव मी ब्लड एंड गिव मी फ्रीडम। लाइन 34 मिनट। ठीक है, मैं नेक्स्ट डे के लिए दे रही हूँ आपको। अब आपको पढ़ना है डेमोक्रेसी, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, और राधा कृष्ण विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये हेडिंग यहाँ की है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ के आना है कि एजुकेशन में इसका सिद्धांत रहा, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब पूरा डेमोक्रेसी आप पढ़ के आए, इसमें जो पॉइंट्स कवर हो रहे हैं वो आप कर लेना। उसके बाद कैंडिडेट फ्री होगी, बाकी इसमें सिटीजन है तो मैं कंप्लीट करा दूँगी नेक्स्ट, ठीक है, या आपको पता है।